नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करने जा रहे हैं अप्रैल के पहले सप्ताह का शेयर मार्केट का विश्लेषण की किस तरह का शेयर बाजार इस बार हमें देखने को मिलेगा। हमने काफी दिनों के बाद पीछे मार्केट में तेजी देखी। अभी आखिरी के 2 दिन में थोड़ा सा मार्केट नीचे भी गिरा और हमने काफी लंबे अरसे के बाद एफआईआईज को पिछले सप्ताह खरीदारी करते हुए देखा, जिसकी वजह से बाजार में शायद हरियाली भी आई या बाजार में कुछ इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे थे जिसकी वजह से एफआईआईज ने खरीदारी करी। इस पे हम सुभाष जी से सवाल बात। अगर हम देखें कि पिछले सप्ताह तो 23,412 का निफ्टी ने लो बनाया और ये जो लो था वो 27 मार्च को था, यानी कि सोमवार को ही था। और जो हाई बनाया है 23,870 का बनाया है, 25 मार्च को हाई बना। और जो क्लोज हुआ फ्राइडे को वो हुआ 23,520 पे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 50,797 का लो बनाया है, वो भी सोमवार को ही लो था उसका। और हाई जो बनाया है 52,064 का 25 मार्च को। और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 51,565 फ्राइडे को। तो अब ये देखना है कि जो 2-3 इवेंट्स भी आ रहे हैं। एक तो 2 अप्रैल आ रहा है जिसमें ट्रंप जी का टैरिफ का ऐलान होना है, कितना लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या उसका कोई डर मार्केट में अभी है। और आने वाला सप्ताह में हम क्या लेवल्स देखेंगे। सुभाष जी ने जो लास्ट वीक लेवल्स दिए थे उन्हीं लेवल्स के बीच में मार्केट रहा है, इधर उधर नहीं गया है। तो सीधे सुभाष जी से बात करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि अप्रैल फर्स्ट वीक जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसका मार्केट में किस तरह से असर हमें देखने को मिलेगा। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपना संवत 2082 नव वर्ष की शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है, जी तो जी जी सबको जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी रविंदर जी जी, आपने बातें करी कि बहुत सारी इवेंट्स आने वाली है नेक्स्ट जी वीक में। तो एक तो यूएस टैरिफ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 2 बिल्कुल। अप्रैल को आएगी। यूएस जॉब डाटा भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और इंडिया की और सर्विसेज, और ग्लोबली भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज पीएमआई इन यूएस, जापान, चाइना सबके नेक्स्ट वीक आने हैं। मंथली ऑटो सेल्स डाटा आना है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट्स ये आएगी। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सिचुएशन 28 मार्च की आ जाएगी, 21 मार्च तक जी आई हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मतलब बहुत सारे ये इवेंट्स हैं जिसके बेस के ऊपर मार्केट फ्लैक्चुएट करेगा। और अप्रैल 2 को देखिए, ट्रम्प जो है अभी इसने ऑटोमोबाइल के ऊपर तो बोला है कि 25% 2 अप्रैल से लग जाएगा। बाकी रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के लिए 29 मार्च तक इन्होंने कुछ ढांचा तैयार किया है। उनकी टीम इंडिया में आई हुई थी और कुछ तैयार किया है, वो 2 अप्रैल को पता लगेगा। और ये इनका काम इस तरह का नहीं है कि कोई जैसे मान लो 2 अप्रैल को इतना बड़ा टैरिफ रेट वर्ल्ड वाइड ये डिक्लेयर करेंगे और अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम, प्रेसिडेंट के अलावा, कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे वर्किंग चल रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना बड़ा ग्लोबल ट्रेड वार छिड़ा हुआ है, नहीं, सभी नाराज हैं। यूरोप नाराज है, कनाडा नाराज है, मेक्सिको नाराज है, चाइना नाराज है, इंडिया भी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्योंकि यूएस की इकोनॉमी को भी देखें तो यदि टैरिफ बढ़ते हैं तो वहाँ स्लो डाउन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हाँ जी, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते कितना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। इतना हाई इंपोर्ट इन्फ्लेशन लेके आएगा यदि 25% टैरिफ लगा दिया या रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया तो वर्ल्ड में सबसे ट्रेड वार हो जाएगा यूएस का। और फिर नए नए टाई अप्स बनेंगे, नए
कुछ जैसे कनाडा से इंडिया का दोस्ती टूट रिलेशनशिप खराब थी, तो दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम्म। भाई वो म्यूचुअल बायलैटरल एग्रीमेंट हो जाए। इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज का बायलैटरल एग्रीमेंट होगा। यूरोप आज तक फ्रेंड था यूएस का, वो नाराज है, वो फिर अलग पॉलिसी बनाएगा। तो बहुत सारी सिचुएशन नई बनेगी, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, इसलिए मार्केट को चाहिए सर्टेनिटी। हो सकता है वैसे इंडिया का मार्केट पॉजिटिव मूड में था, लेकिन जी। 28 मार्च को थोड़ा-सा नेगेटिव सेंटिमेंट बने हैं, है ना? हम्म। एफपीआई, है ना? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी अनिश्चितता के बावजूद मार्केट को हम प्रेडिक्ट करेंगे, ये है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को लें बिल्कुल। फिर मैं। तो यहाँ पे जैसे आपने कहा कि भाई जो सब तरफ अनसर्टेनिटी है और इस टैरिफ वॉर की वजह से, इस ट्रेड वॉर की वजह से नई मार्केट में अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी एक दूसरे देशों को कि भाई किस तरह से एक दूसरे को वो फायदा पहुंचा सकते हैं और क्या नए एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं जिससे उस देश की इकोनॉमी बेहतर रहे। अब यहाँ पे जैसे आपने कहा भाई ये रेसिप्रोकल टैक्स अगर लगाते हैं तो अमेरिका में भी स्लो डाउन हो जाएगा अगर वो 25% भी उन्होंने लगा दिया, लेकिन साथ के साथ इंडिया को कितना इंपैक्ट कर जाएगा अगर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया तो? देखो रविंदर जी, हमें इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इमीडिएट तो लग रहा है। जो यूएस की हमारी 190 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है, इंपोर्ट जी। एंड एक्सपोर्ट। और अभी जो 2030 तक जो एग्रीमेंट भी बन रहा है इनसे, बायलैटरल एग्रीमेंट, वो जी। ये है कि दे आर टारगेटिंग 2030 तक 500 बिलियन यूएस डॉलर का हम्म। ट्रेड हो, बायलैटरल ट्रेड हो। जी। और उसमें इंडिया काफ़ी कुछ टैरिफ घटाने को तैयार है इंपोर्ट पे, है नहीं? लेकिन इंडिया इज़ नॉट कंफर्टेबल इन रिड्यूसिंग एनी टैरिफ इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, है ना? तो बिल्कुल ठीक वहाँ है। कंफर्ट नहीं है। हम्म। बाकी काफ़ी कुछ वर्कआउट हो रहा है, तो हम इस पे देखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं लगता। एक तो हम्म। हमारा कोई एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। और यदि मान लो यूएस से इम्पैक्ट हमारा आता भी है, आएगा वो तो, यदि रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ता है और या इंडिया कुछ सेक्टर, अभी उनकी पॉलिसी खुद की क्लियर नहीं है। सेक्टर के हिसाब से रेसिप्रोकल लगाएँगे, कैसे लगाएँगे, ये क्लियर नहीं है। तो मान लो क्लैरिटी 2 अप्रैल को आएगी और हो सकता है ये एक्सटेंड भी कर दें, है ना? 2 हम्म। अप्रैल को, और डिक्लेयर करें कि जी हम 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं। तो जो कंक्लूजन 29 मार्च को बना था, वो और मॉडिफाई हो जाएगा। अभी थोड़ा-सा जल्दी में बन रहा है। जी। तो यानी कि अगर वो 2 अप्रैल को लगाएंगे, अनाउंस करते हैं, बाई चांस अगर लगाते हैं तो यानी कि हमारी मार्केट में जो इम्पैक्ट देखने को पड़े मिलेगा वो 3 अप्रैल को देखने को मिलेगा। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे 2 अप्रैल का मतलब है 3 अप्रैल को इम्पैक्ट आएगा। हमारा जी। 8-9 घंटे का जो फ़र्क चल रहा है यूएस से, हमारा जी। दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ रात है तो हमारा दिन है। तो जी। 3 अप्रैल को ही हमें पता लगेगा कि क्या हुआ, और मार्केट क्या में हुआ? इसका इम्पैक्ट 3 अप्रैल को आएगा। बिल्कुल। अब सुभाष जी एक चीज और बताइए, जैसे एफआईआईज ने पिछले सप्ताह देखा आपने, मतलब काफी उन्होंने खरीदारी करी। फ्राइडे को आई थिंक 11,111 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फ्राइडे को उन्होंने मतलब 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर ली। तो नेट में बिकवाली है 4,353 करोड़ की, और डीआईआई हम्म। की 7,646 करोड़ की बाइंग है। जी। मार्च के अंदर कुल मिला के 2,786 करोड़ का बाइंग है, और 37,073 करोड़ का डीआईज की बाइंग है। जी। और यदि जनवरी से 1 जनवरी से 29-28 मार्च तक का हम देखें एफआई की फिगर, तो जी। 1,40,230 करोड़ की सेलिंग है एफआई की। एफआईआई की। और जी। हाँ, और 1,88,515 करोड़ की डीआईआई की हमारी बाइंग है। बाइंग। जी। हाँ जी। तो मतलब नेट सेल में ये है। और एक जैसे 9 अप्रैल को हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी,
जो अभी एक सर्वे हुआ था मनी कंट्रोल का, तो जिसमें 21-22 इकोनॉमिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था और सभी को लगता है कि 25 पैसा रिडक्शन हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 100% इकोनॉमिस्ट इज ऑफ द व्यू कि 25 पैसा रेट कट होगा। और ओके। दूसरा ये था कि लिक्विडिटी और प्रोवाइड करेंगी आरबीआई गवर्नर। तो जी। ये एक अपकमिंग इवेंट जो हालांकि 9 अप्रैल को आएगी, ये एक पॉजिटिव लग रही है ओके। ना जी। और जैसे 2 अप्रैल का मुझे लगता है थोड़ा-सा एग्रेसिव रहेगा फेड का। और 4 अप्रैल की वहाँ की फेड रिज़र्व की भी मीटिंग है। उनकी भी। मीटिंग नहीं है, जी। मतलब एक स्पीच है, जो जी। कि 2 अप्रैल की ट्रेड पॉलिसी के बाद आ रही है। तो जी। उसमें भी कुछ वो फेड की क्लैरिटी आएगी कि इन्फ्लेशन कितना होगा, 2 अप्रैल में जो टैरिफ लगेंगे, तो हैं या कुछ भी होता है, तो उनकी भी क्लैरिटी बढ़ेगी कि क्योंकि यदि मान लो टैरिफ बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। और रेट कट जो 2 रेट कट उन्होंने विश किए हैं कि हम 2025 के अंदर 2 रेट कट लाएँगे, वो हो सकता है वो 2 रेट कट भी नहीं आए। तो हालाँकि ट्रम्प वांटेड कि भी रेट कट आए, लेकिन फिर भी फेड अपनी इंडिपेंडेंट है और वो 4 अप्रैल को अपनी स्पीच में बताएँगे, क्लैरिटी देंगे। तो वो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है। वो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है। अब सुभाष जी, जैसे अब ये क्वार्टर 4 जो हमारा लास्ट क्वार्टर है, ये खत्म हो गया एक तरह से, तो अब इसके रिजल्ट जब आने शुरू होंगे, तो इससे क्या, जैसे पीछे हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई जीडीपी के क्वार्टर 4 में नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, तो अभी क्या हमें वैसा ही कुछ अंदेशा हो रहा है, वैसा ही अज्यूम करके चल रहे हैं? देखो रविंदर जी, जैसे ऑटो सेल्स की फिगर आएगी, तो जी। जो एक्सपर्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो घट के आएगी, ओके। मतलब एनकरेजिंग नहीं है नहीं। पीएमआई सर्विसेज भी है, जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से पहले फरवरी में 59 था, तो ये हम्म। 57.7 होगा, ओके। है ना? जो एस्टिमेट है, एक्चुअल फिगर आएगी 4 अप्रैल को। 2 जी। अप्रैल को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की फिगर आएगी, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग की, तो जी। उसमें भी 57.6 है मार्च के अंदर, ये पॉजिटिव है। और फरवरी में 56.3। तो कुल मिला के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। सर्विसेज सेक्टर में हम नेगेटिव लग रहे हैं, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा पॉजिटिव है और ऑटो सेल्स में हम नेगेटिव लग रहे पॉजिटिव। हैं। तो हम्म। जो ये जो ग्रीन शूट्स हैं, वो यही है कि मिडल पाथ है, न डाउन आएगा न अप आएगा। एक कंजर्वेटिव अप्रोच से क्वार्टरली अर्निंग आने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बेटर उम्मीद नहीं है। बहुत ज्यादा लेकिन उम्मीद ये नहीं, है कंजर्वेटिव रहेगा। हाँ जी, लेकिन वर्ल्ड वाइड हम देखें तो कोई भी बिग इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल। वहाँ हम्म। का भी यूएस का भी जीडीपी घट रही है, यूरोप की भी घट रही है, इंग्लैंड की भी घट रही है, जापान की भी घट रही है, कोई कंफर्टेबल में नहीं है। तो उसको देखते हुए हम ठीक-ठीक होंगे। बहुत एनकरेजिंग नहीं है, जिसे हम कहें कि भई एफपीआई की बाइंग लगातार बनी रहेगी। अभी ऊपर-नीचे मार्केट में रहेगा, कंसोलिडेशन फेज़ पे रहेगा, थोड़ा-सा अपवर्ड बायस कह सकते हैं। अपवर्ड बायस कह सकते हैं। अब सुभाष जी, एक हाँ चीज और बताइए कि जिस तरह से भी हमने लास्ट वीक जो एक तेजी देखने को मिली और फिर लास्ट के 2 दिनों में मार्केट नीचे भी आया, तो ये क्या एक फॉर टाइम बीइंग एक पुल बैक था? अभी वापस हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि फिर लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि फिर हो सकता है जहां से मार्केट नीचे गया था, जो उसने लास्ट बॉटम बनाया था, वहां तक वापस जा सकता है या उससे भी नीचे जा सकता है, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो, नहीं है, सारी टेक्निकल पॉइंट ऑफ देखोगे तो सारी एवरेजेस को बीट कर रखा है ना? जी। टेक्निकल के हिसाब से भी। तो अ, प्रॉफिट बुकिंग रही थी, थोड़ा ऊपर जाता है तो वहाँ पे क्योंकि मार्केट में बुल नहीं था। अ, हम्म। ये एक कंसोलिडेशन फेज में अपवर्ड बायस कह सकते हो आप कि ये 24,000 के आसपास मार्केट जब जाता है, 23,800 के ऊपर, तो जी। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चलती थी। हम्म। 23,400 से ऊपर बना हुआ है, तो मार्केट जी। एक ऐसी स्थिति है
जिसको हम कहते हैं ना, बायर और सेलर दोनों इंडिसिजिव है कि क्या करें, है ना। तो ये एक अलग अजीब सिचुएशन होती है, कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। लेकिन फिर भी जी मार्केट में जो क्वार्टर टू क्वार्टर आई थिंक बेटर होना चाहिए इंडिया का, और ये एक क्लैरिटी इसकी बन जाएगी, तो इससे भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी ग्लोबली रखी हुई है, तो ग्लोबली अनसर्टेनिटी बनने की वजह से मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है नहीं। क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। तो सुभाष जी, अगर हम अब नेक्स्ट वीक की जो 1 तारीख से लेके 4 अप्रैल तक का मार्केट का हाँ जी, हाँ ट्रेडिंग जी। डे रहेगा, तो उसमें आप क्या लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा? देखो, मेरे को लगता है 22,950 से 24,150 निफ्टी 50 रहना चाहिए। 22,950 से 24,150 जो है निफ्टी 50 का लेवल रहना चाहिए। हाँ जी। बैंक ठीक है, निफ्टी है 50,750 से 52,950। ओके। 52,950, जो कि अभी इसने पिछले सप्ताह जो हाई बनाया है 52,064 का बनाया हाँ जी, है ना। क्योंकि और अगेन यही जी है कि इंडिया मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। ग्लोबली क्यूज ढीले हैं। आज इसका जो डाटा है इन्फ्लेशन का, थोड़ा बढ़ा हुआ था यूएस का इन्फ्लेशन का। यूएस का जो डाटा आएगा, जॉब डाटा, ये देखिए 4% जनवरी का था अनएम्प्लॉयमेंट का, फरवरी का 4% वन था, है मार्च का मुझे लगता है और थोड़ा सा वीक आना चाहिए, 4.2 आ सकता है ना। जी तो ये यूएस जॉब डाटा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव माना जा रहा है। इनका यूएस डॉलर इंडेक्स ये 104 से नीचे आ गया था, फिर 104.05 ऐसे चल रहा है, अब 010 है, 104.10, यानी इसी प्रकार 10 ईयर यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी 4.25 के आसपास चल रही है। गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है नहीं। तो ये यूएस के डाटा सारे इंपॉर्टेंट है, और इससे ये लगता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो ये वहाँ का फेड रिजर्व को प्रेशर करता है कि इंटरेस्ट रेट कम करा जाए। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उनको ये होता है कि भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकती, तो उनके लिए एक टेस्ट होता है। और अ, ये टैरिफ और बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, ये चीज। बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सुभाष जी, एक चीज और हम इंडिया की उस पर पूछना चाहता हूँ कि हाँ जी, जैसे हमारा जो इकोनॉमी है, कहते हैं भाई हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, 5वीं सबसे हाँ बड़ी जी, अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम जब पर कैपिटा इनकम में देखते हैं तो हम काफी पीछे छूट जाते हैं। तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है यह कैसे आगे बढ़ेगी? इसके लिए मतलब सरकार को क्या काम करने होंगे, जनता को क्या काम करने होंगे, जिससे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें वृद्धि हो? देखिए, जो इंडिया का विजन है, ये मोदी जी का विजन है 2047 विकसित भारत। जी और विकसित भारत का मतलब है 30 ट्रिलियन डॉलर जी इकोनॉमी, जो जी आज 4 ट्रिलियन के आसपास है। 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी हमारी है। जी इसको हम जी 30 ट्रिलियन ले जाएंगे, और जी 30 ट्रिलियन ले जाने के लिए हमारा टोटल शिक्षित भारत होना चाहिए, जी 100% शिक्षित होना चाहिए। हमारी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट होनी चाहिए लॉजिस्टिक की, है जी नहीं। मतलब रोड कंप्लीट बन जाए, रेलवे का जाल बिछ जाए, पोर्ट, एयरपोर्ट, है ना, ये सब का जाल बिछ जाए, ठीक है जी। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेटर हो जाए, कम्युनिकेशन बेटर हो जाए, डिजिटल हमारा बेटर हो जाए, हैं। ये बुलेट ट्रेन हो जाएगी, हर चीज हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि तब हम उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना शुड बी नंबर 1 उस टाइम पे 2047 में, इंडिया शुड बी सेकंड, है ना। ओके। और हो सकता है, हाँ। तो तो सुभाष और सुभाष जी जी हाँ जी,
जी, आप कहिए, अब कुछ बात अपनी हाँ, कंप्लीट करिए। मेरा कहने का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम तब भी हमारी $18,000 के करीब बनेगी, क्योंकि हमारी जो ओके। पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, जी। हमारी इकोनॉमी में अ, अमीर ज़्यादा हैं, अमीर मतलब हाँ जी। 2% ही ये है, जी। डिस्पैरिटी ज़्यादा है, रिच डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा, रिच अमीर ज़्यादा अमीर हैं, गरीब ज़्यादा गरीब हैं। हाँ, गरीब है। तो ये जी। ये खाई जो है ना कम हो जाएगी, जब विकसित भारत बनेगा और हुँ। अ, आज हमारा ये अर्बन जो है 25-30% है और जी, विलेज है 70%। तो ये 70%। फिगर उल्टी हो जाएगी। जी, 70-80% अर्बन हो जाएगा और 20% के 20-25 करीब विलेजेस रहेंगे और विलेज हो वो भी जाए। अच्छे बिल्कुल, विलेज तब होंगे, एक जहाँ डिफरेंट सारी डिफरेंट एक फैसिलिटी सिनेरियो होगी। देखने को मिलेगा। हाँ जी। जी, सुभाष जी, जैसे भी आपने शिक्षा की बात करी कि भई 100% शिक्षा हो जाए। अभी एक सर्वे आया, एक डेटा आया कि भई उसमें जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, वो 83% तक बेरोज़गार हैं और जो मतलब उनको प्लेसमेंट ऑफर नहीं हो रही है और जो मास्टर्स डिग्री ली है, वो 51% तक लोग बेरोज़गार हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर मतलब जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो उनके पास डिग्रीज़ हैं, उनको नहीं एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो जब अगर 100 भी हो जाएँगे तब भी अगर यही सिनेरियो बना रहा, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो लैग करती है। देखिए, एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन के अलावा स्किल डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है। जी, आज है ना इंडस्ट्री को बहुत सारी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट में लोग नहीं मिल रहे। एजुकेटेड तो होते बिल्कुल हैं नहीं मिल लेकिन रहे हैं। उनका बिल्कुल ठीक बात है। एक्सपीरियंस नहीं होता, स्किल नहीं होती, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इन गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारा इस पर फोकस कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरियस स्कीम्स आर देयर और इसके ऊपर ज़रूरत महसूस की गई है कि स्किल डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा किया जाए और हमारा जो यूथ है अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि इंडस्ट्री को स्किल डेवलप आदमी नहीं मिल रहे और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है और जो वो रिक्रूटमेंट डालते हैं तो उनको प्रॉपर पर्सन नहीं मिलते। तो ये एक गैप चल रहा है। तो इसका गैप स्किल डेवलपमेंट से ही ठीक होगा और इस पे बिल्कुल। स्कीम्स हैं। बाकी गवर्नमेंट का प्रयास है कि जो आपने बात कही वो 2 तरीके से इसको खत्म होगी। एक तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि यूथ जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट देने की बजाय लेने की बजाय लेने देने की वाले बजाय बने। देने की तरफ बढ़े, मतलब नौकरी है ना? माँगने की जगह नौकरी देने वाला बने। हाँ, तो जैसे इसमें भी गवर्नमेंट स्कीम निकाल रहे हैं, मुद्रा योजना है, जो कि मैं ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो लोन देते हैं। तो इसमें इससे भी स्कीम से भी फ़र्क पड़ेगा और दूसरा ये है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। एक गिग वर्कर्स जिसे हम कहते हैं ना गिग वर्कर्स, जी, जी, ये जी। ये गिग वर्कर्स वो होते हैं जैसे कोई आज मान 1 लो कोई घंटा काम टीचर कर है। लिया, 2 घंटे कर लिया, बिल्कुल। हाँ, घंटा काम कर लिया 2 घंटा। तो अच्छा, एक गवर्नमेंट इसका एक डेटा बना रही है, इस पे जी, वर्क चल रहा है कि एक पोर्टल बना देगी, जिस पे जी, ऐसे लोग जिनके पास स्किल्ड है और जो अपना टाइम दे सकते हैं, तो वहाँ पे जी। लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और क्योंकि मुझे मान लो जैसे फेस्टिवल्स आए, वो महिलाएँ हैं, बड़ी अब सारी वो मान लो मेहंदी लगाने लग जाती हैं। एक हाँ डॉक्टर जी, है, उसको फुल जी, टाइम एम्प्लॉयमेंट की मान लो कोई अकाउंट कीपिंग के लिए उसको चाहिए, तो फुल टाइम की जी, ज़रूरत नहीं है। तो गिग हुँ, वर्कर जो है वो हेल्प करेगा कि उसकी जी, अकाउंटिंग मेंटेन कर दे। इसी प्रकार किसी को सॉफ्टवेयर बनाना है, छोटा बिज़नेसमैन है, एसएमई बिज़नेसमैन है, उसको फुल टाइम सॉफ्टवेयर उसके आदमी की ज़रूरत एम्प्लॉयी नहीं नहीं है, चाहिए। सीटीओ जी, नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। तो वो जी, ऐसे पार्ट टाइम जो गिग वर्कर्स हैं, वो इसमें जी, हेल्प करेंगे। तो ये हुँ, टोटल डेवलपमेंट की ज़रूरत है टू बिकम ए डेवलप्ड इकोनॉमी। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुभाष जी। अगर हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनना है, विकसित भारत बनना है, तो शिक्षा के साथ-साथ कौशल के ऊपर भी ध्यान देना होगा और ये सरकार की जितनी ज़िम्मेदारी है, उतनी ज़िम्मेदारी हमारे समाज की है और जो युवा वर्ग हैं, उनको भी ये सोचना होगा कि सिर्फ़ कोरी डिग्री ले लेने से उनको जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये समस्या मेट्रोज़ में भी बहुत ज़्यादा है कि जब आप एम्प्लॉयी ढूँढने निकलते हैं, तो हमें प्रॉपर एम्प्लॉयी नहीं मिलता है और उधर जब आप नौकरी ढूँढने निकलते हैं, तो आपको नौकरी नहीं मिलती। तो उसका जो वैक्यूम है, वो यही एक कारण है कि आपके पास वो स्किल नहीं है, जो यहाँ पे
मेट्रोज में लोगों को चाहिए। और एक बार सुभाष जी ने जो लेवल्स दिए हैं मैं रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी बताया सुभाष जी ने 22,950 से लेकर 24,150 के बीच में रहने वाली है, और बैंक निफ्टी 50,750 से लेके 52,950 के बीच में रहने वाली है। और हमें जो अमेरिका का जो टैरिफ वाला है वो आई थिंक हम 3 तारीख को देखने को हमें मिलेगा कि मार्केट उसको किस तरह से रिवर्ट करती है और रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि वो सबसे पहले अनाउंस करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट ने भी अपना जलवा एक मंडे को छुट्टी है, ये भी मंडे आप छुट्टी बता है दीजिए। जी हाँ, ट्यूसडे मंडे को छुट्टी मार्केट है। तो जो मार्केट है हमारी 1 तारीख को खुलेगी, 31 मार्च की छुट्टी है ईद की वजह से, और 1 अप्रैल से खुलेगी, यानी कि इस वीक में हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रेडिंग डे। तो सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और 9 वर्ष की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, सुभाष जी आपको भी। और ये जो 9 वर्ष है, हम लोग काफी समय से इस बात को कहते हैं कि जो हमारा हिंदी 9 वर्ष है, हिंदू 9 वर्ष है, जो हमारा विक्रम संवत का कैलेंडर है, तो इस 9 वर्ष को जरूर सबको शुभकामनाएं प्रेषित करें, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, अभी जो यंग जनरेशन है, उसको पता हो कि हमारा भी कोई एक हिंदू कैलेंडर है जिसके अनुसार न्यू ईयर आता है, और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी वाला। उसको भी करिए, लेकिन साथ के साथ इसको भी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। बिल्कुल धन्यवाद जी, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन हैप्पी विक्रम संवत 2082। हैप्पी सेम टू यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।